तो शादियों का सीजन है और सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि मौजूदा हालात में क्या किया जाए। क्या सोना और चांदी खरीद लिया जाए? क्या सोना चांदी अब भी निवेश का सबसे सुरक्षित विकल्प है, सबसे सुरक्षित जरिया है? दरअसल आज की अगर हम बात करें तो सुबह सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सुबह चांदी 2,70,484 के रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड कर रही थी। सोने की बात करें तो 1,62,598 पर पहुंच गया था। लेकिन दोपहर होते होते सोने और चांदी ने फिर से यूटर्न लिया है। चांदी करीब 8400 रुपए गिरकर 2,62,000 पर आ गई। वहीं अगर सोने की बात करें तो दोपहर 1,61,000 रुपए पर सोना भी पहुंचा है। तो सोने चांदी के उतार चढ़ाव को मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात से भी जोड़कर लगातार देखा जा रहा है और इसको लेकर एक्सपर्ट्स की भी अलग अलग राय है। ईरान, इजराइल, अमेरिका की तनातनी के बीच सोने और चांदी के दाम में भारी गिरावट और भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अब हम आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए भी समझा देते हैं कि शनिवार यानी कि 28 फरवरी से सोने चांदी के भाव में उतार चढ़ाव किस तरह से जारी रहा है। दरअसल होली से पहले की अगर बात की जाए तो 28 फरवरी दिन था शनिवार, जिस दिन इजराइल अमेरिका बनाम ईरान की जंग की शुरुआत हुई और शेयर बाजार बंद रहा। रविवार यानी कि 1 मार्च को बाजार बंद रहा। 2 मार्च सोमवार को सोना 8100 रुपए महंगा हुआ। दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,72,800 रुपए दर्ज की गई। वहीं सोमवार को चांदी ने 32,000 रुपए की छलांग लगाई और दिल्ली में 1 किलो चांदी 3 लाख के पार पहुंच गई। वहीं अगर होली की बात करें तो होली के चलते यानी कि 3 मार्च को बाजार बंद रहे और कल 4 मार्च यानी कि बुधवार को सोना 4,923 रुपए घटा और 10 ग्राम सोने की कीमत बुधवार को 1,62,548 रुपए आकी गई। वहीं चांदी की बात करें तो 18,501 रुपए की गिरावट दर्ज इसमें की गई। 4 तारीख को दिल्ली में 1 किलो चांदी 2,71,347 रुपए तक पहुंच गई थी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर रवि आर कुमार, मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। योगेंद्र कपूर जी, इकोनॉमिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर धीरेश कुलश्रेष्ठ, इकोनॉमिस्ट हैं। साथ ही साथ योगेश सिंगल जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर रवि आप ही से करना चाहूंगी। जरा थोड़ा सा, क्योंकि हालात हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में भी काफी उथल पुथल वाले, हाल फिलहाल में लग नहीं रहा है कि वहां पर कहीं भी कोई स्थिरता आएगी। स्टेट ऑफ हार्मोज की अगर बात करें तो रास्ता रुकने की वजह से तेल पर भी इसका असर पड़ा है। ओवरऑल मैं अगर आपसे समझना चाहूं इन हालातों का गोल्ड और सिल्वर पर कितना और किस तरीके से असर पड़ता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो अभी जो पूरी दुनिया एक ग्लोबल पैनिक के दौर से गुजर रही है और ये समय रिटेल इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल भी गोल्ड और सिल्वर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर और रिटेल ट्रेडर जो हैं, देखिए ये जो पूरी दुनिया का जो वार है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं, ये उस तरह का नेक है जिस पे अगर ईरान का कब्जा हुआ तो पूरी दुनिया में डिमांड और सप्लाई पे कंट्रोल हो सकता है पेट्रोलियम का। लेकिन अगर कोई ये ऐसा सोच रहे हैं कि 10,000 के पार क्रूड का प्राइस चला जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। क्रूड का प्राइस हाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे आप देख सकते हैं, क्योंकि डिमांड और सप्लाई में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस आपको देखने को नहीं मिले। इससे बहुत सारी जो गल्फ कंट्री उनका सप्लाई इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन दुनिया भर में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। अब बात करें गोल्ड और सिल्वर की बात करें, इन्वेस्टर हमेशा दो ही अपॉर्चुनिटी की तलाश करते हैं, या तो गोल्ड के बारे में सोचते हैं या तो इक्विटी के बारे में सोचते हैं। गोल्ड ऑलरेडी अपने प्राइस ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि हम इस चैनल पे कई बार डिबेट हुआ है और करंट गोल्ड टू इक्विटी रेशियो बहुत हाई है। अब रिटेल ट्रेडर के पास इतना हिम्मत बचा नहीं कि वो मार्केट में जाके निवेश करें, और जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो ऑलरेडी अपने बहुत अच्छे प्रीमियम पे बैठे हुए हैं। तो ये ट्रेडेबल प्राइस है, ये इन्वेस्टमेंट और होल्डिंग प्राइस से नहीं है जो जिस प्राइस पे चल रहा है। क्योंकि अगर आप IMF का रिपोर्ट देखें या वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट देखें तो इसके अकॉर्डिंग गोल्ड के प्राइस में आप अगर कोई सोच रहे हैं कल 2 लाख रुपए का हो जाएगा, ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है। गोल्ड का डिमांड और सप्लाई बिल्कुल अपने लेवल पे है और मेरी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सलाह है रिटेल
ट्रेडर को अभी थोड़ा सा आप दूर रहिए गोल्ड और सिल्वर के इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, चलिए ये आपकी राय है प्रोफेसर धीरेश। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जो दुनिया में इस वक्त स्थिति है, उथल पुथल है, और आप चाहें तो रवि जी की बात को भी आगे बढ़ा सकते हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए, गोल्ड और सिल्वर दोनों के प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, इसका कारण आप क्या देखते हैं? जरा हमारे दर्शकों के लिए आसान शब्दों में समझाइए। नवजोत जी, जिस तरीके की स्थितियां अभी चल रही हैं, जो डॉक्टर रवि कुमार जी ने अभी बताया कि अनिश्चितता का माहौल है, और मिडिल ईस्ट वॉर प्रीमियम के दौर में क्या हो रहा है, अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच जो संघर्ष बढ़ रहा है, इससे रिस्क ऑफ, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केट में रिस्क ऑफ का माहौल बन गया है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने जोखिम भरे एसेट से पैसे को निकाल के, है ना, कभी गोल्ड की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप देख रहे हैं दुनिया भर के जो मार्केट्स हैं उनमें अप्स एंड डाउन्स आ रहा है, क्योंकि निवेशक कहीं से पैसा, क्योंकि अनिश्चितता का माहौल है। जैसा कि आपने अपने शुरुआती दौर में इस कार्यक्रम में बताया था कि संडे था, और संडे चूंकि मार्केट बंद था, फिर दूसरे दिन खुला तो फिर मार्केट अप हुआ, सोना अप गया। उसका रीजन ये था कि निवेशकों ने इक्विटी से, शेयर से पैसा निकाल करके गोल्ड की तरफ और चांदी की तरफ जो है ना लगाने की कोशिश की। अभी भी नवजोत जी, जो मैं एक आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा बिल्कुल सरल शब्दों में, कि क्रूड ऑयल और इन्फ्लेशन ये आपस में जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो स्थिति है, और खासतौर से जो कच्चे तेल का जो 25 से 30% का जो कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है, जिस पर कि अभी ये डाउट है कि 25 दिन का हमारे पास बचा हुआ भारत के पास, और आगे क्या स्थितियां होंगी। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि जो स्टॉक मार्केट है लगभग भारत का बहुत ही वॉलेटाइल स्थिति में चल रहा है। और ये बात सच है कि ये जो आपका प्रश्न है कि क्या अभी जो आपके दर्शक, जो निवेशक भी हैं, आपके कुछ निवेशक के रूप में भी दर्शक जो जुड़े हुए हैं, उनको मैं सलाह देना चाहूंगा कि ये अभी समय इसलिए निश्चित नहीं है क्योंकि अनिश्चितता का दौर है, और गोल्ड एक अपनी मैच्योरिटी की लेवल पर जा चुका है। लेकिन रिटेलर्स को कम से कम इससे अभी बचना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, वही डॉक्टर अभी भी ये बात करें। लेकिन मैं आगे बढ़ूं, योगेंद्र जी के पास एक छोटे से जवाब छोटा सा रख दीजिए। एक सवाल और है, सीधे तौर पर सर, क्या गोल्ड और सिल्वर पर इस टेंशन का असर, जो ग्लोबली हम देख रहे हैं स्थिति बनी हुई है टेंशन की, मिडिल ईस्ट में स्पेसिफिकली, क्या इसका असर गोल्ड और सिल्वर पर पड़ता है? धीरेश जी से देखिए, गोल्ड और सिल्वर पर इसलिए असर पड़ रहा है कि जो लमसम है, जैसे ठीक है, आप अभी जो है ना पैसा लगाने का जोखिम नहीं ले सकते, प्रॉफिट की पूरी संभावनाएं, और अभी जो 2 से 3% मार्केट जो डाउन हो रहा है, तो एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग्स की ओर जा सकते हैं मार्केट में। तो वहां पर जो शिप वाले हैं, जो निवेशक लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं, उनमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रिटेलर्स हैं, जो ट्रेडिंग में जा रहे हैं, ट्रेडिंग निश्चित रूप से जो है ना असर डाल रही है। और बिल्कुल, चलिए लॉन्ग टर्म के लिए सही है, लेकिन रिटेलर्स को थोड़ा सा बचना होगा। इसी को लेकर आपकी राय जानना चाहूंगी योगेश सिंघल जी। देखिए, सोने चांदी में हमेशा उथल पुथल बनी रहती है, भले ही सट्टू से या वैश्विक अशांति से या डॉलर के डी-डॉलराइजेशन से, सभी तरह से इसमें उठार पतार। जब से 2003 से एमसेक्स में आया सोना चांदी, तभी से इसमें वोलेटाइल बाजार रहता है। लेकिन निवेशक को अपना दिमाग लगा के चलना चाहिए कि हमें कहाँ बाइंग करनी चाहिए। अभी सैटरडे संडे 2 दिन वीकेंड था और ईरान का युद्ध छिड़ गया। जैसे इंडियन ने 1,72,000 रुपए में इन्वेस्टर ने सोना खरीदा है शनिवार को। तो इस जो पैनिक बाइंग है, इससे बचना चाहिए। आज पूछ रहे हैं कि जी अभी क्या लगता है, क्या हमें इसका मतलब एक वो बना लेना चाहिए, धड़ा बना लेना चाहिए, अभी 1,70 का और 1,60 का 1,65 आ जाएगा। तो इस तरह की चीजों से बचना चाहिए, अपने आप को खुला रखना चाहिए। बिल्कुल बहुत कम ट्रेड करने चाहिए, रोजाना ट्रेडिंग से बचना चाहिए, और जहां भी बड़ी गिरावट आती है वहां पर तुरंत सोना ले लेना चाहिए। नहीं, वही तो बात है ना सर। देखिए, हमने कल भी थोड़ी गिरावट देखी थी, आज भी थोड़ा, क्योंकि इस बीच जो तनावपूर्ण स्थिति है ना सर, उस बीच सोना फ्लक्चुएट कर रहा है, सोना चांदी दोनों ही फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो क्या ये सही समय? हालांकि रिटेलर्स के लिए हमारे दोनों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उनको फिलहाल रुक जाना चाहिए, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें, या फिर वो लोग जिनके घरों में शादियां हैं, क्या उन लोग को इस वक्त लेना चाहिए सोना चांदी? देखिए, 1,60,000 रुपए का बहुत अच्छा सपोर्ट है। यदि टूटता है तो नीचे की तरफ जाता है, अगर ये नहीं टूटता है तो यहाँ से सोना 1,70,000 1,80,000 भी जा सकता है। तो ये एक सेंटर पॉइंट है। कभी भी
सोने में ऐसा नहीं कह सकते आप कि हाँ जी मंदी आनी आनी है अनिवार्य रूप से, लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होना चाहिए। 1,60,000 रुपया है, यहाँ से 20,000 रुपये गिरता है, 1,40,000 आता है तो वहां करना चाहिए, फिर 20,000 गिरता है तो वहां करना चाहिए। तो इस तरह से एसआईपी के रूप में हमें अपना एक टारगेट फिक्स कर लेना चाहिए और उसी हिसाब से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, एक बार योगेन जी आपकी राय इसको लेकर क्या है? योगेन जी देखिए नवजोत, अगर हम ओवरऑल, मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स के अंदर जाना चाहूंगा कि अगर हम लास्ट 3 इयर्स में देखें तो आप ये देखेंगे कि वर्ल्ड ओवर जो है, जो वॉर लाइक सिचुएशंस हैं वो एक स्पेसिफिक कंट्रीज से एक्सटेंड होते होते लार्जर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को धीरे धीरे कवर कर रही है। और उसका नेट रिजल्ट ये हो रहा है कि मैं जो आगे भी देखता हूं कि गोल्ड और सिल्वर की डिमांड जो है डेफिनेटली जो है आने वाले टाइम में जो है बढ़ती हुई नजर आती है मुझे। यस, इसमें ये जरूर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको किस लेवल तक अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या आपको जो अपनी पोजीशन को पुट करके चलना है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। और उसमें मैं ये कहूंगा कि जो छोटे निवेशक, स्मॉल इन्वेस्टर्स जो है उनको बहुत ही कॉशियस होके चलने की जरूरत है। और अगर उन्हें कोई पोजीशन लेनी है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि उनको जो है लॉन्ग टर्म पोजीशंस जो है वो लेनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो है वॉलेटिलिटी चाहे फिजिकल गोल्ड और सिल्वर के अंदर हो, चाहे जो उससे ट्रेडेड फंड्स हैं, उन दोनों में जो है शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी। डॉक्टर रवि, अब एक चीज समझाइए, जब भी इस तरह की पैनिक सिचुएशन आती है ग्लोबली, वॉर जैसे हालात होते हैं, खासतौर पर अगर हम अभी फिलहाल मिडिल ईस्ट की बात करें तो लग नहीं रहा है कि कम से कम आने वाले 30-40 दिन तक स्थितियां सामान्य हो पाएंगी। उस बीच ये खबरें भी लगातार आ रही हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का रास्ता रोका जाता है तो फिर जाहिर सी बात है कि तेल की सप्लाई पर भी इसका असर होगा। जब भी इस तरह की वॉर लाइक सिचुएशंस आती हैं तो लोगों के जहन में सबसे सेफेस्ट ऑप्शन गोल्ड ही हमेशा रहा है। ऐसे समय में आप कह रहे हैं कि रिटेलर्स को फिलहाल थोड़ा बचना चाहिए, क्या ये सही समय है गोल्ड लेने का, या अभी भी आप उनको कोई सलाह देंगे? क्योंकि सबसे सेफेस्ट अगर ऑप्शन, इनफैक्ट अगर आप देशों की भी बात करें, वो सबसे पहले गोल्ड ही इकट्ठा करते हैं। जहां तक सेफेस्ट की बात कहें तो हमेशा ही कहा जाता है इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इंडिया में कहा जाता था रियल एस्टेट इज अ रियल एस्टेट्स, और जो जिस कंट्री की बात आप कर रहे हैं, जो मिडिल ईस्ट, दुबई, पूरे दुबई में रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट को ये कह के बेचा गया कि सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, पूरे दुबई को, पूरे यूएई को हमारा बिजनेस है। तो सेफेस्ट की जहां तक बात करें तो इन्वेस्टमेंट और व्यापार में एक रिस्क हमेशा होता है, सेफेस्ट की तो कहीं बात होती नहीं है। ये बात अलग है कि आपका अंडरस्टैंडिंग कैसे है। मेरे अकॉर्डिंग मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें बिल्कुल मेरा विचार बिल्कुल सकारात्मक है कि मैं गोल्ड में किसी भी तरह का, अगर मेरा इंडस्ट्रियल डिमांड और सप्लाई, इंडस्ट्रियल डिमांड अगर हमारे पास नहीं है तो गोल्ड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट में किसी भी तरह का अभी हम निवेश नहीं करेंगे। कारण ये है कि एक गोल्ड टू इक्विटी रेशियो होता है। आप ही के चैनल पे हमने एक शो किया था जब गोल्ड हमारा 1,78,000 पे था। हमने कहा था कि ये गोल्ड हमारा ओवरबाउट है, और ये क्योंकि गोल्ड का प्राइस कुछ तथ्यों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला इंडस्ट्रियल डिमांड एंड सप्लाई। हम कुछ ज्वेलरी बनाते हैं, इससे गोल्ड के प्राइस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, गोल्ड के प्राइस में इम्पैक्ट आना नहीं है। कितना सेमीकंडक्टर्स बन रहा है, कितना चिप सेट बन रहा है, तो डेफिनेटली जब ये सेमीकंडक्टर और चिप वर्ल्ड वाइड जब बनेंगे ही नहीं, जब ये एक जो बीच का जो नेक है ये इफेक्टेड रहेगा, जो मिडिल ईस्ट का एरिया है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिमांड और सप्लाई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का भी डिमांड और सप्लाई इफेक्टेड रहेगा। तो इससे गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला बिल्कुल नहीं है। अभी मेरे अकॉर्डिंग गोल्ड का सही इन्वेस्टमेंट जो प्राइस है 1,42,000 के नीचे एक डिमांड जोन है। हम उसके नीचे अभी भी वेट कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने वेट किया था, आप इसके पहले हमने इस पे शो किया था। तो गोल्ड के प्राइस में अच्छा, रिटेल ट्रेडर के पास और भी ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि ये बात समझना जरूरी है कि आज के कुछ साल पहले जितना गोल्ड का वॉलेटिलिटी महीनों और वर्षों में हुआ करता था, उतना आज गोल्ड वॉलेटाइल दिन में है। तो हम वॉलेटाइल मार्केट में नहीं जाएंगे, हमें लिक्विडिटी मार्केट में जाना है। ये कभी वन साइडेड 10,000 रुपीज अप, कभी वन साइडेड 10,000 रुपीज डाउन। इसके साथ साथ इंडियन मार्केट में एक और बहुत बड़ा चैलेंज है इंडियन मार्केट के लिए।
मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ये जो बार है डायरेक्टली इंडिया को टारगेट करने के लिए, इससे सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड पूरी दुनिया में कोई कंट्री अगर हो रहा है तो इंडिया, क्योंकि हमें यूएस से तेल लेने का हमने एग्रीमेंट साइन किया, रसिया से हम तेल ले रहे हैं, हो सकता है ऐसा कि वापस हमें रसिया से तेल लेना पड़े। तो गोल्ड का तो यहाँ पे कहीं कोई बढ़ने का कहीं कोई एज ए इकोनॉमिस्ट मुझे दिखता ही नहीं है, एज ए मार्केट मुझे दिखता नहीं कहीं पे ये प्राइस बढ़ रहा हो। ठीक है। तो गोल्ड बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल सलाह नहीं है, और अगर है तो कुछ लोग कहते हैं बाय राइट सिट टाइट। स्टॉक मार्केट में भी एक फॉर्मूला दिया गया कि बाय राइट सिट टाइट, 2 साल से इक्विटी मार्केट वहीं पे है, लेकिन कभी कोई एफआईआई और डीआई नहीं आए टीवी के सामने बोले क्या है बिकम बैंकरप्ट इनटू स्टॉक मार्केट, मॉर्गन स्टैनले और गोल्डमैन सैक, उन्होंने कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। ये स्टेटमेंट हमेशा एक रिटेल ट्रेडर और रिटेल इन्वेस्टर का है। तो बिल्कुल है कि पैसे को होल्ड करके भी बैठिए, सही समझने का इंतजार कीजिए, उस वक्त बाय राइट और सिट टाइट करना है। ठीक है। वार की स्थिति में बाय राइट सिट टाइट नहीं करना है, क्योंकि जो रियल एस्टेट ही सेफ नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं जो लिक्विड है। ठीक है सर, एक सवाल छोटा सा डॉक्टर रवि आपसे वापस से, क्योंकि अगर आज सोने की कीमत 1.62 के आसपास पहुंच गई है, देखिए इस तरह की तनावपूर्ण स्थिति में आप हालांकि ये कह रहे हैं कि आप इंतजार 1.42 तक का कर रहे हैं, क्या सोने चांदी के रेट बढ़ेंगे कम होंगे, ये भी एक सवाल है। जी मेरे अकॉर्डिंग सोने का प्राइस अभी इस पूरे वीक साइडवेज है, और नेक्स्ट वीक सोने का प्राइस नीचे है। ओके, यानी थोड़ा सा और इंतजार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब प्रोफेसर कुलश्रेष्ठ आपके पास आना चाहूंगी। एक लोगों के, क्योंकि महायुद्ध के बीच एक लोगों के जहन में बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि सोना चांदी आम आदमी के हाथ से निकल जाएगा, क्या ऐसा हो पाएगा? हालांकि डॉक्टर रवि ने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया, आप थोड़ा सा इस बात को आगे बढ़ाइए। मुझे ये लगता है मैडम कि सोना, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं और सारे एक्सपर्ट्स भी मुझसे शायद सहमत होंगे कि सोना हमेशा जो है ना सेफ हेवन है, उस हमेशा जो इन्वेस्टमेंट है कभी भी लॉस में नहीं है। अगर हम लोग इसको इकोनॉमिक्स के नज़रिए से देखें, अर्थ के नज़रिए से देखें, तो जब भी ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे नवजोत जी, तो तेल महंगा होगा, और तेल महंगा होने से जो महंगाई है उस महंगाई के बीच में अगर कहीं इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है तो सोना है। यानी कि अगर तेल के क्रूड ऑयल के बढ़ने से जो महंगाई का स्तर बढ़ेगा, तो अगर किसी ने सोने में इन्वेस्ट किया है तो निश्चित रूप से उस महंगाई को वो पार पा सकता है। ऐसा बोलते हैं इन्फ्लेशन एंड ऑयल स्पाइक, इसको हम लोग बोलते हैं। और उसका जो मूल कारण, अगर मैं इसको लास्ट 4-5 दिन में जो देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्योंकि यूएस ने भी ये सोचा था कि सुप्रीम लीडर के बाद हो सकता है 1 दिन 2 दिन या 3 दिन के अंदर ये लड़ाई समाप्त हो जाएगी, जो दिखती नहीं है। और जब ये लंबी खिंच रही है तो इस सिचुएशन में जो सेंट्रल बैंक्स हैं, खास तौर से इंडिया का जो सेंट्रल बैंक्स है, जैसा कि रवि जी ने कहा कि इसका सारा का सारा इम्पैक्ट हमारे यहाँ, क्योंकि हमने फादर ऑफ ट्रेड डील्स किया था यूएस के साथ, हमने मदर ऑफ डील्स किया था ईयू के साथ, इन दोनों का जो इम्पैक्ट था अगर हम लोग देखें तो खास तौर पे भारत के साथ, तो भारत का जो सेंट्रल बैंक है और चाइना का जो सेंट्रल बैंक है, ये दोनों ही सेंट्रल बैंक कहाँ जा रहे हैं? विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की जगह पे वो सोने को खरीद रहे हैं। ये बिल्कुल अभी बिल्कुल एकदम हिडन न्यूज है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि सोने की में अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिल रहा है। ये रिटेलर के कारण नहीं मिल रहा है, और ये बात सच है कि सोना निश्चित रूप से अभी की स्थिति में जो जिस स्टेज पर है, लगता है कि अगर ये 30-40 दिन और जैसा कि अनुमानित किया जा रहा है, दुआ तो ये करेंगे क्योंकि सभी लोग पीस चाहते हैं, और जिस तरीके की स्थितियां सब जगह अनरेस्ट है नवजोत जी, और इस अनरेस्ट से जिस तरीके से पूरा, मैं कह रहा हूं कि केवल मिडिल ईस्ट ही नहीं है, अगर हम लोग देखें रसिया, यूक्रेन, और यूक्रेन के बाद चाइना के बाद हमारा जो साथ का जो एशियन कंट्रीज में, साउथ एशियन में हम लोग देखें तो कहीं भी रेस्ट नाम की चीज नहीं है, कुछ ही न किसी प्रकार से अनरेस्ट चल रहा है। मैं बात कर रहा हूं आर्थिक दृष्टिकोण की। तब ऐसी स्थिति में जो सरकारों के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की, मैं बात कर रहा हूं डी डॉलराइजेशन की, डॉलर की जगह पर सोने के रूप में, सोने में इन्वेस्ट करने का जो चलन बढ़ा है, खासतौर पे मैं आरबीआई की बात करूंगा और पीबीओसी की बात करूंगा। ये 2 कारण हैं जो मूल रूप से मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। और योगेश सिंघल जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि सीधा आप बुलियन मार्केट से ही डायरेक्टली जुड़े हैं, क्या मूड वहां पर लग रहा है ग्राहक का? यहाँ पर सेफ बाइंग चल रही है, 1,60,000 61,000 के स्तरों पे भी मैं समझता हूँ सोना खरीदा जा रहा है, और इन्वेस्टर भी इसमें इंटरेस्टेड है, और जो ग्राहक है
जो अपने शादी ब्याह के सीजन के लिए जो सामान खरीदते हैं वो भी सब। तो ये खरीदारी बराबर चल रही है, तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये भाव बहुत अच्छे हैं, इनमें खरीदना चाहिए। और उसके बावजूद 2 लेवल और भी आ सकते हैं नीचे, और यहाँ से ऊपर भी। देखिए ये एक ऐसा सपोर्ट लेवल है 1,60,000 का कि यहाँ से 1,80 भी जा सकता है और यहाँ से 1,40 भी जा सकता है। तो हम बीच में खड़े हुए हैं, तो हमें यहाँ क्या करना चाहिए, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बाइंग हमें करनी चाहिए। ठीक है योगेश जी, अब आपके पास आते योगेंद्र जी, अब आपके पास आते हुए, अब जो सिचुएशन है सर, कंसिडरिंग हर कोई अपनी अपनी राय यहाँ पर दे ही रहा है, जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, ऐसे में आप क्या सलाह देंगे सोने और चांदी दोनों को लेकर? देखिए नवजोत, जो चीज अभी मैंने पहले भी कहा, मैं जो सिचुएशन प्रिवेल कर रही है उसमें मैं ये देखता हूँ कि वर्ल्ड जो है, जो एक एक्सपेक्टेड था कि शायद 2026 में अनसर्टेनिटी से सर्टेनिटी की तरफ जाएगा। आई एम सॉरी टू से, जो डेवलपमेंट्स राइट फ्रॉम जनवरी से रही हैं, उससे हम यही देख रहे हैं कि वर्ल्ड जो है वो ज्यादा अनसर्टेनिटी की तरफ जो है जा रहा है। और मेरा ये मानना है कि जब हम अनसर्टेन एनवायरनमेंट की तरफ जाते हैं तो एक किसी का भी जो जनरल आउटलुक है वो इस तरीके का होता है कि वो एक सेफ और एज वेल एज सर्टेनिटी की तरफ देखता है। और उसमें मेरा ये मानना है कि गोल्ड एज वेल एज टू अ लेसर एक्सटेंट सिल्वर जो है, ये आज के दौर में और आने वाले समय में जिस तरीके का एक एनवायरनमेंट प्रिवेल कर रहा है उसमें जो है ये डिमांड में रहेंगे। यस, एट द सेम टाइम मैं ये जरूर मानता हूं कि ऐसे अगर हम अपनी कंट्री में भी देखें, जो हमारा एक ग्रेटेस्ट एसेट है इन द फॉर्म ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूथ, वो जो है फिजिकल गोल्ड में या सिल्वर में उतना इन्वेस्टमेंट करने में नहीं बिलीव करते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, क्योंकि उनकी जो मैं कहूंगा इनकम का जो सोर्सेज हैं वो जनरली ट्रांसपेरेंट हैं, तो वो जो है आप देखेंगे कि गोल्ड एज वेल एज जो सिल्वर ट्रेडेड फंड्स हैं उसकी तरफ उनका मूवमेंट होगा। और मेरा ये मानना है कि उनको जो है डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पोजीशंस जो है उस पे इन्वेस्ट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट शॉर्ट टर्म सिनेरियो। ठीक है, शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म। अब डॉक्टर रवि, एक और सवाल अब आपसे। अब ऐसे में एक जरा चांदी को लेकर थोड़ा सा अपनी राय यहाँ पर रख दीजिए, क्योंकि हमने पिछले दिनों काफी शोज किए हैं, हमारे तीनों गेस्ट लगातार हमारे साथ रहे हैं, आप ही अवेलेबल नहीं थे। इस चांदी पर आप अपनी राय जरा रख दीजिए। चांदी को लेकर फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि 4 लाख तक पहुंचना, फिर नीचे आना, फिर 3 लाख का एक बार भी आया था, अब फिर से नीचे। तो ऐसे में अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से चांदी को देखा जाए तो उस पर आप क्या राय देंगे? अगर हम आज के कुछ दिन पहले की बाजार की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर हमेशा एक सिमिलर प्रोडक्ट था। गोल्ड और सिल्वर का प्राइस हमेशा साथ साथ चलता था। लेकिन ये इंडस्ट्रियल जो सिल्वर है हमारा, इसका इंडस्ट्रियल यूजेज ज़्यादा है। सिल्वर हमारा इंडस्ट्रियल बिलियंस, इंडस्ट्रियल डिमांड और सप्लाई के साथ सिल्वर ज़्यादा लिंक करते हैं। तो मैं हमेशा, मेरा व्यू हमेशा बड़ा क्रिस्टल क्लियर है। मैं एग्जैक्टली चांदी का जो प्राइस है अभी बिल्कुल इसमें बाय करने की बिल्कुल सलाह नहीं है। अगर मैं एज ए ट्रेडर मैं चांदी को बाय करूंगा 2,32,000 के नीचे। 270 है आज, 270 484। हाँ, 2,66,804 है अभी प्राइस। 266,804 अभी प्राइस चल रहा है। तो मैं इसे बाई करूंगा 2,32,000 के आसपास। और ये चौंकने वाली बात बिल्कुल नहीं है। जब प्राइस 4,20,000 से जब प्राइस 2,24,000 तक आ सकता है, तो ये कुछ हजार का प्राइस ऊपर नीचे होना चांदी में बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन करंट मोमेंट पे मैं बिल्कुल अपने फंड को अपने पास रख के होल्ड करके बैठूंगा, क्योंकि बाजार में पैसा वही कमाता है जिसके अंदर पैसेंस है। अगर पैसेंस नहीं है तो हम बाजार हमारे लायक है ही नहीं। यानी सीधे तौर पर सोना और चांदी दोनों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आज की तारीख में अगर हम लोग चाहें तो आप उसकी सलाह देंगे लॉन्ग टर्म के लिए? आज की तारीख में जब कहीं जंग हो रहा हो या जब मार्केट में एक वॉलेटिलिटी हो, तो रिटेल ट्रेडर, रिटेल इन्वेस्टर के लिए कुछ भी नहीं है। जितना आप साइलेंट हो सकते हो उतना साइलेंट हो जाइए। खरीदारी के लिए आप सलाह देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए अब प्रोफेसर नरेश आपके पास आते हुए, अब सवाल अगला ये है कि क्या जो करंट सिनारियो है, सिचुएशन है जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, मिडल ईस्ट अनरेस्ट है, पूरा आप ही ने कहा कि पूरी दुनिया में एक तरीके से अनरेस्ट है। इस सिचुएशन में अगर हम अपने पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करना चाहें, क्योंकि असर हर जगह पर हो रहा है, अफवाहें बहुत ज़्यादा हैं कि महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी और सोने चांदी के दाम भी आसमान छू जाएंगे, आपकी पहुंच से बाहर हो जाएंगे। हालांकि आप तमाम एक्सपर्ट उसको लेकर अपनी सलाह भी दे रहे, राय भी दे रहे, लेकिन इस बीच क्या पोर्टफोलियो चेंज को लेकर कुछ सलाह आप देंगे?
नवजोत जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और मैं रवि जी से बिल्कुल इत्तेफाक रख रहा हूँ। कोई इंसिडेंस हो सकता नहीं है, बिल्कुल एकदम एनालिसिस्ट की तरीके से बात कर रहे हैं रवि जी, और बहुत अच्छा लगा मुझे। देखिए अभी बाजार इस समय जो है ना ओवरबोट जोन में है। अब ये ओवरबोट क्या है कि कीमतें अपने सामान्य वैल्यू से काफी ऊपर स्तर पे मानी जा रही हैं, और जिस तरीके का अनरेस्ट और जिस तरीके की अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है मिडिल ईस्ट के बाद, फॉर्मों से बचना चाहिए। जो आपका प्रश्न था उसी पे आ रहा हूँ। फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि डर में खरीदारी ना करें। आदरणीय योगेश जी ने भी यही बात कही थी, योगेंद्र कपूर जी ने भी यही बात कही थी, रवि जी ने भी यही बात कही थी कि रिटेलर्स के लिए फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसी स्थिति है, इसमें खरीदारी नहीं करनी है। लमसम पैसा अगर है और लॉन्ग टर्म में लगाना है तो बात हो सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाई ऑन डिप्स, यानी कि डिप्स का वेट करें। जो कि रवि जी बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि अभी और गिरने वाला है। अगर वो 3 से 5% की तकनीकी गिरावट अगर आती है नवजोत जी, तब उम्मीद बन सकती है कि करेक्शन के बाद हम खरीद सकते हैं। प्लस जो आपने कहा इन्वेस्टमेंट के लिए क्या आप जो पोर्टफोलियो में चेंज, देखिए डिजिटल गोल्ड एक अच्छा माध्यम है, एसजीबी सोवरेन गोल्ड एक गोल्ड बॉन्ड एक अच्छा माध्यम है, क्योंकि गोल्ड ईटीएफ में निवेश करना ज्यादा समझदारी है, क्योंकि यहाँ मेकिंग चार्जेस नहीं लगते। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो रिटेलर्स हैं और जो डिजिटल गोल्ड में और एसजीबी में इन्वेस्ट करके कम से कम जो मेकिंग चार्जेस हैं उनको बचा सकते हैं और आगे चल के उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये मेरी एडवाइस है। मैं आगे और तपेगा सोना और चमकेगी चांदी, इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि स्थिति जिस तरीके से तनावपूर्ण बनी हुई है मिडिल ईस्ट में और जिस तरीके से इजराइल, अमेरिका और ईरान आमने सामने है, इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में अनरेस्ट देखा जा रहा है। इसका असर सोने और चांदी पर कितना पड़ रहा है, पड़ भी रहा है या नहीं, और इसको लेकर क्या हमें अपने पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करना चाहिए? क्या सोना और चांदी खरीदने का या बेचने का ये सही समय है, या हमें थोड़ा और रुक जाना चाहिए? तमाम ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में भी हैं, जिनका जवाब तलाशने की कोशिश हम कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर रवि, अब आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि पोर्टफोलियो को लेकर प्रोफेसर कुलश्रेष्ठ से चर्चा हो रही थी। इसी पर आपकी राय क्या है? क्या पोर्टफोलियो में बदलाव की जरूरत है, नहीं है, उसमें कुछ इंक्लूड करना है या फिर कुछ हटाना है? आप जरा डिटेल समझाइए। देखिए, डॉक्टर साहब ने अभी धीरेन्द्र सर ने एक बात है बहुत इन्होंने कहा कि एसजीवी की बात की। मैंने कहा मेरा एक एक्चुअली मैं अभी रिसेंट में अमेरिका में था, अभी फिर से 9 तारीख से मैं अमेरिका में हूँ, तो मैं ग्लोबल इकोनॉमी को मैं बड़ा क्लोजली मैं ट्रैक करता हूँ। इंडियन कुछ लोग कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस से गुजर रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि दूसरी इकोनॉमिक क्राइसिस गुजर। हमें कहीं ऐसा, पहले सबसे बड़ी बात कि मैं क्लियर कर दूं कि अगर लोगों को ये डर सता रहा है कि वर्ल्ड वार 3 होने वाला है, तो अब वो हिरोशिमा नागासाकी वाला समय बिल्कुल नहीं रहा। वर्ल्ड वार नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहली बात, जो कंट्री अटैक कर रही है अब बिल्कुल वो दिमाग वाला युद्ध होगा, परमाणु बम वाला अटैक अब नहीं होगा। दूसरी बात रही कि कहीं इंडिया एक बहुत बड़ा क्राइसिस से गुजर तो नहीं रहा है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो एसजीवी की बात कर रहे थे, मैं एसजीवी के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। कारण यह है कि जितना एसजीवी में गवर्नमेंट को बॉन्ड के बिहाफ में गोल्ड रिजर्व लेना था, वो गूगल का डेटा ये बताता है कि इन्होंने लिया नहीं। क्योंकि जब तक इन्होंने पैसा पब्लिक से पैसा लिया, तब प्राइस बहुत ज्यादा हाइप हो चुका था। तो ये वेट करते रहेंगे और प्राइस इतना बढ़ गया कि हमारी सरकार पे अतिरिक्त 2 लाख करोड़ का बोझ आ गया। इंडियन मार्केट की बात करें, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो बिल्कुल साइलेंट है, नो प्रॉफिट नो लॉस में। पोर्टफोलियो साइलेंट नहीं है, पोर्टफोलियो हमारा 8% डेप्रिसिएट हो रहा है, प्लस हमारा करेंसी डेप्रिसिएट हो रहा है। तो अभी आप पोर्टफोलियो में चाहकर भी कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। मैं लोगों को यही कहता हूं कि आप वैसे स्टॉक में निवेश कीजिए जिस स्टॉक का मार्केट वैल्यू 1 लाख करोड़ से ऊपर हो। छोटे में तो मोटे स्टॉक जैसे कि ओला इलेक्ट्रिक बिल्कुल आउट ऑफ द मार्केट, आप आइडिया की बात कर लें, आप टीटीएमएल की बात कर लें, एमटीएनएल की बात कर लें, इसी के कंपैरिजन में आप एयरटेल की बात करें और अच्छे स्टॉक्स की बात करें, तो पोर्टफोलियो में चेंजेस की जरूरत है, लेकिन आप अच्छे स्टॉक्स के साथ जाइए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि पोर्टफोलियो को लेके कि हम कुछ सस्ता स्टॉक ले लेंगे और बिल्कुल वो मल्टी मिलियनियर स्टॉक साबित होगा, तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। क्योंकि अभी इंडिया जो है, इंडिया इंडिपेंडेंट कुछ मामले में नहीं, हम डिपेंडेंट हैं।
पेट्रोलियम के लिए डिपेंडेंट हैं, हम सर्विसेज के लिए डिपेंडेंट हैं, हम प्रोडक्ट के लिए चाइना पे डिपेंडेंट हैं, हम आईटी सर्विसेज के लिए, हम टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंडेंट हैं। तो जब डिपेंडेंसी हमारी किन्हीं के ऊपर बनती है तो उनके इकोनॉमी से हमारा इकोनॉमी ड्राइव होता है। कुछ लोग हमसे बोल रहे थे क्या क्रूड ऑयल का प्राइस बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। आप समझिए कि सप्लाई क्रूड ऑयल का ज़्यादा सप्लाई नहीं है। जब सप्लाई नहीं है तो प्राइस बहुत नीचे नहीं जाएगा। एक मिडिल ईस्ट का ऑपरेशन बंद होने से क्रूड ऑयल के प्राइस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल पूरी तरह से सेफ है, चाइना सेफ है, सेफ है। तो जहाँ पे भी आप इन्वेस्टेड हैं, आप अभी चाइनीज लूनर डे का मौसम चला, इसके बाद ईद का समय है, तो इस वक्त बाजार हमेशा आप पिछले 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए, चाइनीज लूनर डे और ईद के समय बाजार बिल्कुल साइलेंट मोड होता है। अप्रैल से बाजार में एक रौनक है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया भर के बड़े बड़े रिसर्च, चाहे आप मॉर्गन स्टैनली की बात करें, बड़े बड़े रिसर्च हाउस में बात की जा रही है कि उस वक्त से प्रोफेशनल्स बाजार में लौटेंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगा। तो पोर्टफोलियो में अगर आप चेंज कर सकते हो तो अच्छे स्टॉक्स में चेंज कीजिए, और बाजार छोड़ के भागने का नहीं है, जहां पे आप इन्वेस्टर बने रहिए। कुछ लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड ज्यादा सेफ है, इक्विटी नहीं बढ़ेगा तो म्यूचुअल फंड कितना बढ़ेगा? इक्विटी बाजार का बढ़ना जरूरी है, तभी म्यूचुअल फंड बढ़ेगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी सलाह योगेन जी। अभी यहाँ पर एक शब्द जिसको लेकर ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा हो रही थी, फोमो, जिस पर आप हमेशा अपनी राय रखते हैं, ये रहता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। come again kindly please। हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पर फोमो को लेकर भी, एक ये सिचुएशन भी लोगों में रहती है कि पैनिक सिचुएशन भी रहती है योगेन जी, और इस पर आप भी हमेशा चर्चा करते हैं, इस पर अपनी बात आपने कई बार रखी भी है। देखिए, मैं इस पॉइंट पे बहुत क्लियर हूं कि राइट फ्रॉम लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी से लेके अप टू मिडिल क्लास जो है, उनको एक चीज बहुत जरूरी समझनी है कि आगे जो है, जो एनवायरनमेंट हम देख रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम नाउ, मैं ये जरूर एक सलाह देना चाहूंगा कि उनको किसी भी हाल में गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट जो है, पैसा बोरो करके इन द फॉर्म ऑफ लोन जो है नहीं करना चाहिए। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा कि जो मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास एंड अबव है, उनको जो है अपना फोकस करना चाहिए कि जो गोल्ड एज वेल एज जो सिल्वर ट्रेडेड फंड्स हैं, उसके अंदर वो उनका फोकस ज्यादा रहना चाहिए एज कंपेयर टू फिजिकल फॉर्म ऑफ गोल्ड और सिल्वर। क्योंकि उसमें देखिए, एक तो ये कि आप डे टू डे मॉनिटरिंग जो है आपके सामने होती है, और एक ये कि उसमें क्योंकि लिक्विडिटी ज्यादा है तो आप किसी भी टाइम मार्केट से इजीली एग्जिट कर सकते। बिल्कुल, चलिए, अब चर्चा लगातार हमारी जारी है। अब एक बड़ा सवाल ये, योगेश सिंघल जी, अब ये चीज तो क्लियर है, पोर्टफोलियो में कैसा होना चाहिए और क्या सोना और चांदी खरीदे या नहीं खरीदे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन वो लोग जिनके घरों में शादियां हैं, या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि फिलहाल मजबूरी है खरीदने की, किस फॉर्म में लिया जा सकता है? योगेश सिंघल जी। देखिए, ये तो जो है ना, ग्राहक को जो है ना रिक्वायरमेंट रहती है, शादी ब्याह का सीजन है, अपनी शादी में, बेटों की बिटिया की शादी में, या कोई घरेलू फंक्शन के लिए ज्वेलरी खरीदते हैं। लेकिन जिनको इन्वेस्टमेंट करना है वो सिर्फ प्योर गोल्ड में ही खरीदते हैं या ETF में जाते हैं। तो ज्वेलरी में वही लोग जाते हैं जिनके घर में शादियां हैं या जिनको अपने पर्सनल यूज के लिए सामान चाहिए। तो इन भाव में ये रिटेलर को देखिए तेजी मंदी हाथ नहीं आती है। जो भी ग्राहक हैं हमारे पास आते हैं, जो भाव जिस दिन उसकी पैसा जेब में है वही भाव सस्ता लगता है उसको। अगर जेब में पैसा नहीं है और सस्ता हो गया सोना तो उसके लिए किसी काम का नहीं। तो पैसा होना भी जेब में जरूरी है, लेकिन इन स्तरों पे मेरी राय यही रहेगी कि इन पे भी हमें खरीदारी करके चलना चाहिए। एक सवाल और डॉक्टर रवि एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनकी एक उम्मीद है कि शायद एक 50 से नीचे तक आ सकता है, सोना और चांदी में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। आपका अनुमान क्या है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। मैं देखिए पहले से ही बता रहा हूँ कि मैंने अभी दबे छुपे शब्दों में बताया भी है कि 1,60,000 में भी खरीदी है, फिर 1,40,000 और फिर लास्ट में 1,20,000। यानी कि जो 1,10,000 15,000 वायदा कारोबार में हमारा एक अच्छा लेवल रह गया था, छूट गया था, उसकी भी आने की हमें उम्मीद है। इसका मतलब हम अभी, एक तो क्या हिंदुस्तान के हमारे जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको दिमाग से बहुत तेजी, जो लगातार पिछले साल से चांदी में भी 4-5 गुना तेजी हो गई, सोने में भी दुगने से भी ज्यादा तेजी हो गई। तो इस भ्रम को निकाल देना चाहिए कि ऐसी दोबारा से बहुत तेजी मंदी आएगी। हाँ, वोलेटाइल बाजार रहेगा, ऊपर के स्तर भी छुएगा। अभी देखिए 1,70,000 रुपए का भाव था, नीचे में 1,60,000 लग गया, तो ऊपर स्तरों पर टिक नहीं रहा है सोना। तो हमें भी समझना चाहिए कि हमें इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। अभी कोई गाड़ी निकली नहीं है, अभी फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो से बचना चाहिए और हमें
बड़ी गिरावट का इंतजार करना चाहिए, भले ही वो 2 महीने में आए, 6 महीने में आए, 1 महीने में आए, 1.5 महीने में आए, लेकिन निचले स्तरों पर बाइंग में ही रहना चाहिए। दूसरी चीज, जो पोर्टफोलियो चेंज की बात करें, तो मैं चाहता हूं कि अगर किसी के चांदी रखी है तो उसको चांदी बेच के सोने में भी कन्वर्ट कर ले, तो मैं समझता हूं कोई नुकसान नहीं है। ये बहुत अहम सवाल है। अगर आपको याद हो सर, तो हमने कई बार इसको लेकर चर्चा भी की है कि क्या चांदी बेच के उसको सोने में कन्वर्ट करना चाहिए। आप अपनी बात पूरी कीजिए सर, फिर इस पर डॉक्टर रवि की राय मैं चाहूंगी। क्या है, इसका रेशो बराबर चलता था। आप याद करिए, पिछले साल 1 लाख रुपए सोने का भाव था और 95,000 रुपए चांदी का। वहां चांदी पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, लेकिन जहां पर सोने से 2 गुना, 2.25 गुना चांदी का भाव हो गया, तो वहां पर उसको बेच के और सोने में शिफ्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये रेशो या ये अंतर है जो सोने चांदी का, ये कहीं ना कहीं खत्म होगा। जो आप देख भी रहे हो, सोना ऊपरी स्तरों पर है, लेकिन चांदी अभी भी ऊपर से 1.5-2 लाख रुपया नीचे है। तो ये कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर है उसका नुकसान होता है इससे। बिल्कुल डॉक्टर रवि, इसी पर आपकी राय, क्योंकि देखिए पिछले दिनों बहुत से लोगों ने एक धारणा लोगों के जहन में भी आ गई थी, एक चर्चा बार बार चल रही थी कि चांदी खरीद ली जाए, और ये हुआ भी, 4 लाख तक चांदी पहुंच भी गई। लेकिन वो लोग जिन्होंने खरीदी थी ये सोच के कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, हालांकि इंडस्ट्रियल कमोडिटी सोच के खरीदा तो था, लेकिन वापस से उसके रेट कैसे धड़ाम से गिरे हैं। अब ये ऑप्शन जो अभी फिलहाल योगेन जी दे रहे हैं, क्या ये सही ऑप्शन है और क्या ये सही समय है चांदी के बदले सोना लेना? देखिए, मैं दो प्रश्नों का ट्रेड व्यापार 2 तरीके से होता है, एक इमोशनल वैल्यू, एक सिस्टम वैल्यू। तो आपने इससे पहले जो बात की कि क्या शादी ब्याह के मौसम में क्या हम गोल्ड खरीद सकते हैं, तो शादी ब्याह का मौसम एक इमोशनल वैल्यू है। इमोशन का कोई कीमत नहीं होता। अगर हमारा पुश्तैनी घर बिक रहा है तो हम 10 करोड़ एक्स्ट्रा भी देके खरीदना चाहते हैं, जबकि उसका मार्केट वैल्यू कम होता है, तो वो हुआ हमारा इमोशन वैल्यू, ना कि हमारा सिस्टमेटिक वैल्यू है। दूसरा, अगर आप सोने चांदी की बात कर रहे हैं कि क्या आप कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब वो समय निकल गया, क्योंकि व्यापार में ना जैसे कि एक आदमी अगर मछली पकड़ने जाता है तो ऐसा नहीं कि हम डालेंगे आ जाएगा, उसको मछली का जाल फेंक के इंतजार करना पड़ता है। जो लोग अब सोच रहे हैं कि अभी मैं कन्वर्ट कर लूंगा, तो अभी ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। ये एक दौर था आज के 15 दिन 20 दिन पहले, जब बाजार में बिल्कुल हाइप था। उस वक्त ऐसा इसलिए हो रहा था कि दुनिया के अस्थिरताओं के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी और कंट्री है, वो चाइना है। तो चाइना ने अगले 50 साल का चांदी अपने पास खरीद के स्टोर किया कि अगर दुनिया के प्राइस में कुछ भी होता है, हमारा प्रोडक्शन इफेक्टेड नहीं होना चाहिए। और इसलिए चाइना ने बहुत ज्यादा स्टोर किया, इंडस्ट्रियल डिमांड एंड सप्लाई। तो उस वक्त ये हो सकता था, अब ये संभव नहीं है कि अगर आप करेंगे। और एक रिटेल ट्रेडर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है स्वैप करना, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि किस प्राइस पे स्वैप करें, कितने पे स्वैप करें, कहां पे एंट्री करें, कहां पे एग्जिट करें, और उनको उसके बाद थका हुआ महसूस होता है। इसलिए अगेन मैं आपके सवालों का जवाब कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट को भूल जाइए और जोमो को एंजॉय कीजिए, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। ये ट्रेन छूट गई, अब ट्रेन के पीछे मत भागिए, दूसरी ट्रेन आ रही है। चांदी के मामले में ना डॉक्टर रवि यही हाल हुआ है। एक जरा रेशो बता दीजिए, ऑन एन एवरेज रेशो आज की तारीख में भी सोना या चांदी क्या खरीदा जाए? आज की तारीख में कुछ भी नहीं, लेकिन आगे खरीदा जाए तो सोना खरीदा जाए। सोना ही खरीदा होता है। जी जी बिल्कुल। चले इसी पर, क्योंकि चर्चा इसको लेकर चल रही, क्या चांदी देखिए हम सोने में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं। प्रोफेसर आप ही से बात करना चाहूंगी इसको लेकर, आपकी राय क्या है इसको लेकर? जी देखिए, मैंने हमेशा कहा, मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि चांदी ने जिस तरीके से मार्केट में जो चाइना ने चांदी को होल्ड किया, उससे प्राइस हाइक हुई। जैसे सोलर पैनल है, सेमीकंडक्टर है, और अलग सेक्टर्स को, खासतौर से एआई के लिए, जो एआई सेंटर्स को ठंडा करने के लिए भी चांदी की नीड पड़ रही है। तो चांदी की नीड थी। भारत में हो सकता है कि जिस तरीके की बता रहे हैं कि एआई समिट के बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा और शुरू होगा, तो उसमें मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में देख सकता हूँ, 1-2 साल लग सकते हैं, तो चांदी की डिमांड भारत में बढ़े। बट उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट चांदी के प्राइसेस पे आ जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। तो बढ़िया ऑप्शन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो हमेशा गोल्ड है। गोल्ड का ये इसलिए रहेगा कि गोल्ड कभी भी इससे निचले स्तर पे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा नीचे जाएगा, लेकिन
चांदी अब अपने उस दौर को टच करके, जो कहते हैं ना, एकदम हाइट पे जाकर के उस लेवल पे लौट के आ गई है कि उसमें रिस्क लेना बहुत बड़ी समझदारी मैं नहीं मानता हूं कि आज की डेट में है। सोने में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो निश्चित रूप से सोने को इन्वेस्ट करके एक प्रॉफिट कमाया जा सकता है। नवजोत जी। बिल्कुल, योगेन जी आपकी राय इस पर? देखिए, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मैं यही कहूंगा कि गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो एक बेटर इन्वेस्टमेंट है एज कम्पेयर टू सिल्वर। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक देखिए जो कहावत भी है, नॉट टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, वो बहुत जरूरी है आज के समय में कि आप जो है गोल्ड और सिल्वर में ही ये मान के कि आपके पास जो ट्रैक है वो ये कि अगर उसमें डबल डिजिट्स के अंदर ग्रोथ दिखाई दी है तो क्या हम अपनी सारी इन्वेस्टमेंट इसी में शिफ्ट कर लें। तो मेरा सजेशन ये है कि गोल्ड और सिल्वर में ऑफ द टोटल सेविंग्स किसी का भी जो पोटेंशियल है उसका 25% से ज्यादा गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। और गोल्ड एंड सिल्वर में भी मेजोरिटी जो है वो 3/4 प्रपोर्शन जो है वो गोल्ड में होना चाहिए और 1/4 सिल्वर में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ इस वक्त जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति है और जिस तरीके से पूरी दुनिया में एक तरीके से अनरेस्ट हो रहा है, उसका असर सोने और चांदी की कीमतों पर कितना होगा, होगा नहीं होगा, क्या ये सही समय सोना चांदी खरीदने का, क्या हमें अपने पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये तमाम सवाल जिनका जवाब हमने एक्सपर्ट से जाना।